खत्म होने के बाद भारत में ये जो चित्रकला है वो अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के पास पहुंची और वहीं से हमारे समाज में क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ। क्षेत्रीय चित्रकला में स्वरूप जो होगा वो वैसा ही होगा जैसा हमने अभी देखा चित्रकला के क्षेत्र में, लेकिन कुछ चीजें वहां के लोकल तरीके से ले ली जाएंगी। जिसमें सबसे पहले हम लोग एक चित्रकला जो देखेंगे वो है दक्खन चित्रकला या दक्षिणी चित्रकला। इसका विकास दक्कन के क्षेत्रों में हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटका उसके पास। और दक्कन के क्षेत्रों में एक साम्राज्य काफी ज्यादा फेमस रहा, बीजापुर। बीजापुर वही है जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विजयनगर साम्राज्य को हराया। तो बीजापुर के एक शासक जिन्हें चित्रकारी का बड़ा शौक था, जिनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। तो इब्राहिम आदिल शाह ने भारत में दक्षिण या दक्कन के क्षेत्र में चित्रकला को फेमस किया और ये खुद एक काफी ज्यादा फेमस प्रमुख चित्रकार थे। तो इन्हें चित्र बनाने में काफी अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने और चित्रकारों को प्रमोट भी किया। और इनके समय एक परंपरा जो चित्रकला में फेमस हुई वो है रागमाला। रागमाला, इसमें क्या होता है, हमारे भारत में जितनी ऋतुएं पाई जाती हैं उन ऋतुओं का वर्णन होता है, या आप कह सकते हो 12 मासा। जैसे अभी हम 12 महीने देखते हैं, तो अलग अलग महीनों को अलग अलग ऋतु के हिसाब से हम बांट सकते हैं। तो 12 मासे का चित्रण, पूरी ऋतुओं का चित्रण इन्होंने चित्रों के माध्यम से कर दी। और इस दक्षिणी चित्रकला में एक और खास बात, आभूषण का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता था। मतलब बहुत सुंदर सुंदर आभूषण चित्रकार उपयोग करते थे और बड़ी नक्काशी के साथ उनका चीज करते थे। तो आभूषण का अत्यधिक चित्रण इन लोगों ने किया और वो आभूषण को बारीकी से सजाना, खासकर महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते थे उनको कैसे उन्होंने हार पहना है, कैसे उन्होंने कंगन पहने, उसकी डिजाइनिंग बनाना, ये दक्षिणी चित्रकला का काफी अहम हिस्सा था। और फिर उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में राजपूताना शैली काफी ज्यादा फेमस हुई, जिसकी वजह से चित्रकला का एक क्षेत्रीय गण राजस्थान के क्षेत्र में बना। तो राजस्थानी चित्रकला अपने एक क्षेत्रीय स्वरूप में अलग से उभर के आई और हमने देखा था मुगल पर भी इस राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव था। राजस्थानी चित्रकला या हम कह सकते हैं राजपूत कला, क्योंकि ज्यादातर राजपूत लोग, क्षत्रिय लोग यहाँ पे रूल किया करते थे। इनके चित्रों की कुछ खास बात, पहली बात, उछलते कूदते पशु पक्षी वो इनके चित्रों में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो इनकी एक पहचान है। तो उछलते कूदते पशु पक्षी, मोर उड़ के जा रहा है या खरगोश
ये सारी चीजें आपको इनके यहाँ दिखेंगी। और चित्रों में रंग की बहुलता, मतलब रंगों का उपयोग काफी ज्यादा अच्छे से किया जाता है। राजस्थान का पूरा पहनावा रंगों से भरा हुआ है। साथ में शिकार राजा कर रहा है उसका दृश्य, वर्षा का दृश्य, साथ में बादल गरजने का दृश्य, ये सारी चीजें आपको राजपूत चित्रकला में दिखेंगी। और इनका जो थीम था, उस थीम में कृष्ण को काफी ज्यादा महत्व दिया है। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी आपको राजपूत चित्रकला में देख रहा होगा। एक चित्र बना है, बांसुरी कृष्ण बजा रहे हैं और वो एक पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे खड़े हैं और सब लोग देख रहे हैं। साथ में नायक नायिका का चित्र, जोड़ी में प्रेम की कहानियां, साथ में गांव का जीवन, महिलाएं हैं कुछ जो पानी भर के ला रही हैं, उसको दिखाते हैं। ये सारी परंपराएं जो राजस्थान में चलती थी, उसका चित्रण काफी सटीकता के साथ इन्होंने दिखाया है। और एक चित्र में तो केशव दास, एक साहित्यकार, उनकी एक पुस्तक जो राजस्थानी परंपरा से जुड़ी हुई है, रसिक प्रिया, इस पूरी पुस्तक को चित्रों में परिवर्तित कर दिया। चित्रों के माध्यम से इस पुस्तक के बारे में बताते हैं। और कलाकारों ने इस पुस्तक रसिक प्रिया को चित्रों के माध्यम से बताया और जिसे कहते हैं दीपक राग, ज्योति जला दी चित्रों की। साथ में यहां पर भक्ति भावना, भक्ति भावना के साथ मानव, सामान्य जो लोग हैं उनको भी दिखाया जाता। मतलब राजा महाराज की नहीं, सामान्य जनता की भी चित्रकारी की जाने लगी इस राजस्थानी चित्रकला में। और इसके कुछ फेमस ठिकाने, आप कह सकते हो राजस्थानी परंपरा में कुछ फेमस और राजा भी हुए। ये तो हमने सामान्य विशेषताएं देखी कि कैसे कैसे वो हुआ, लेकिन इनकी कुछ प्रमुख शैलियां वो भी दिखती है राजस्थान में। जैसे एक शैली जो है मेवाड़, मेवाड़ वाले क्षेत्र में जहां मेवाड़ का पठार है, वहां दिखती है। और ये सबसे पुरानी चित्रकला शैली है राजस्थान की, जिसे मेवाड़ के राजाओं ने काफी ज्यादा फेमस कर दिया। इन यहाँ के जो चित्र हैं ज्यादातर कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए आपको दिखेंगे, जिसमें लोक संस्कृति का चित्रण, लोक संस्कृति में विवाह, त्योहार, इन सब का चित्रण आपको मेवाड़ शैली में दिखेगा। और मेवाड़ में एक घराना, एक परिवार जिसका नाम है निसार दीन घराना, इस परिवार ने काफी ज्यादा बचाया, संरक्षण किया मेवाड़ शैली का। और मेवाड़ शैली को
जनता से लेकर शिखर तक पहुंचाया। मेवाड़ शैली के अलावा एक और शैली जो काफी ज्यादा फेमस है, किशनगढ़। ये भी राजस्थान का एक क्षेत्र है जहां पे कुछ राजा रूल किया करते थे। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ वाले क्षेत्र में इस शैली का विकास हुआ। और किशनगढ़ शैली से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। किशनगढ़ शैली, यहां पर राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, लीला या उनकी प्रेम कहानी, उसको काफी ज्यादा चित्रित किया गया है। और इसके जो संरक्षणकर्ता थे, महाराज सामंत सिंह, उन्होंने काफी ज्यादा संरक्षण दिया किशनगढ़ शैली को। और इनके दरबार में एक व्यक्ति निहाल चंद वो रहते थे। उन्होंने एक चित्र किया, बनाया, जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, बनी ठनी। बनी ठनी, ये एक महिला का चित्र है और उस महिला के चित्र को काफी सुंदर बनाया गया और इसे माना जाता है भारत की मोनालिसा। मोनालिसा पश्चिमी दुनिया में एक चित्र महिला को बड़े सुंदर तरीके से दिखाया जाता है और वहीं से मोनालिसा की बात होती है। तो पश्चिमी दुनिया में जो मोनालिसा है उसका चित्रण बनी ठनी के नाम से निहाल चंद ने बनाया। और ये बनी ठनी के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई बनी ठनी चित्र किसने बनाया, तो निहाल चंद ने। निहाल चंद किस परंपरा से थे? किशनगढ़ शैली। ये कई बार पूछा गया चित्र है। तो राजस्थान में पहला हमने देखा मेवाड़ कला, दूसरा किशनगढ़। ये दो कला काफी ज्यादा फेमस हुई और किशनगढ़ में निहाल चंद का बनी ठनी चित्र, जैसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, वो काफी ज्यादा फेमस हुआ। फिर उसके बाद कुछ और छोटी सी क्षेत्रीय शैलियां, जिसमें बूंदी कलम, बूंदी एक क्षेत्र है, वहीं पर ये सारी चीजें फेमस हुई। इसकी खास बात यह है, ज्यादातर चित्र स्त्री आकृति के हैं और स्त्री आकृति को काफी दुबला पतला, महिलाएं काफी दुबली पतली, जैसे मूवियों में आजकल दिखाया जाता है। और उनकी जो नाक है काफी बड़ी हुई। ये सारी चीजें बूंदी कलम में दिखाई जाती हैं। और सबसे लास्ट कोटा कलम। कोटा जो आईटी के क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा फेमस है, उसी एरिया में कोटा शैली का विकास हुआ। इसकी खास विशेषता शिकार के दृश्य, राजा शिकार कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, जिसका शिकार करना चाहते हैं वो भाग रहा है, वो सारी चीजें। और इसको जो संरक्षण दिया राजा उम्मेर सिंह। और इस शैली का एक चित्र काफी ज्यादा फेमस है, हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई का चित्र इसमें दिखाया गया। लड़ाई, लेकिन अगर सबसे फेमस की बात की जाए तो किशनगढ़ शैली का बनी ठनी।
चित्र सबसे ज्यादा फेमस है, राजपूताना चित्रकला। तो ये राजपूताना चित्रकला हमने देखी कि भाई कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कौन कौन लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद भारत में आक्रमण हुआ, कुछ भारी लोगों का, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बाद ये जो कलाकार जो राजपूतों के यहाँ थे या दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में थे, वो अपनी जान बचाकर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में चले। वहीं से पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ। तो भारतीय समाज में एक नया परिवर्तन तब आया चित्रकला के क्षेत्र में, जब कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। इसमें कुछ फेमस आक्रमण नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो पहाड़ी चित्रकला जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पहले हिस्सा हुआ करता था पंजाब का, तो पहाड़ी चित्रकला का विकास, राजपूत शैली इनका बेस ही है, लेकिन ज्यादातर जो आक्रमण है वो आक्रमण इस पश्चिमी क्षेत्र में ही होते थे। इस वजह से राजपूत शैली के बहुत सारे लोग या चित्रकार नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण के बाद अपनी जान बचाकर पहुंचे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इनका जो आधार है वो राजपूती है। बस पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचकर अब पहाड़ के चित्र दिखाने लगेंगे, प्रकृति के चित्र दिखाने लगेंगे। और यहां पर 3 सेंटर बने। एक बना कांगड़ा, कांगड़ा एक रियासत उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। दूसरा बसौली, और तीसरा गुलेर, बसौली गुलेर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र। ऐसे पहाड़ी चित्रकला का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। और यहाँ के चित्रकारों ने कुछ नई चीजें ऐड भी की, जैसे धार्मिक विश्वास, धर्म से जुड़ी हुई चीजें, साथ में पहाड़ी चित्र, पहाड़ का दृश्य दर्शाया गया है, वो सारी चीजें ये चित्रकार करते हैं। तो इनके अलग अलग शैली के बारे में हम जानेंगे कि किसमें क्या क्या चीजें होती थी। तो कांगड़ा शैली जो सबसे पहले हमें दिखाई देती है पहाड़ी चित्रकला में, इस कांगड़ा शैली का जो संरक्षण किया कांगड़ा रियासत के एक महाराज या राजा संसार चंद, उसने इन कलाकारों को संरक्षण दिया। और इसमें पौराणिक जो कथाएं हैं कृष्ण से जुड़ी हुई, उन्हीं का चित्रण मिलता है, जो राजपूत कला का भी एक हिस्सा था। बस चेंज यह है, स्त्री आकृति
काफी ज्यादा। साथ में उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ा सा धनुषाकार, धनुषाकार एरिया में दिखती हैं, धनुष की तरह। फिर उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के जो रंग बिरंगे फूल हैं उनको दर्शाते हैं लोग, क्योंकि इनका समय भी वहीं पे बीतता है। साथ में शेर, हाथी, ये सारी चीजें इन्हें दिख जाती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो कांगड़ा क्षेत्र में संसार चंद जो राजा हैं, उनके नेतृत्व में चित्रकारों ने कृष्ण जी से जुड़ी कथा और महिलाओं की आकृति का काफी अच्छा चित्रण किया। इसकी खास बात आंखें धनुषाकार और रंग बिरंगे फूल और पहाड़ के दृश्य, वो सारी चीजें इसमें दिखती हैं। अगला जो बसौली शैली, या इसमें गुलेर भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। इस शैली में पहली बात तो विकास जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और इसका विकास उत्तराखंड, यूके, इंडिया वाला। जम्मू का क्षेत्र, यहां पर भी कुछ राजा रूल किया करते थे, और इस शैली की खास बात हस्त्र मुद्रा। तो अलग अलग तरीके से डिजाइन पोज दे दे के चित्र बनाए जाते थे। कभी खड़े होके, कभी बैठ के, कभी हाथ को कमर पे रख के, कभी मुंह के पास रख के। वैसे इस बसौली शैली में चीजों को बनाया जाता था, और ज्यादातर जो ध्यान इनका भी जो होता था वो नेत्र चित्रण, आंखों पर होता था, उसी पर ये लोग ध्यान देते थे। और यहाँ पर रंगीन चित्र, अगर हम कांगड़ा शैली से तुलना करें तो कांगड़ा शैली में थोड़े से लाइट कलर होते थे, हल्के कलर। इनके यहाँ रंगीन चित्र काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे इस चित्रकला का विकास पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कांगड़ा शैली, बसौली शैली जुड़ी हुई है नृत्य कला से, चित्रकला से, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला, जब आधुनिक भारत का समय आया, भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने हमें बाद में गुलाम बनाया। इनके आने से चित्रकला के नए स्वरूप या यूरोपीय जो चित्रकला है वो विकसित होने लगे। इसमें व्यंग्यात्मक चित्रण, ये सारी चीजें हुई। तो 18वीं सदी के बाद भारत में चित्रकला का एक नया फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें संरक्षणकर्ता कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि यूरोपीय होने लगे। और यूरोपीय होने की वजह से भारत में कुछ नई चित्रकला का विकास हुआ, जैसे पटना, बिहार की राजधानी पटना में चित्रकला का विकास हुआ। पटना चित्रकला कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद विकसित हुई। पटना इसका सेंटर बना, एक केंद्र बना। और
कलाकार जो थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव है, तो कलाकार यूरोप की जो चित्रकारी है उसको ज्यादातर दर्शाते हैं। साथ में क्योंकि वो भारत से भी थे, तो मुगल और पहाड़ी के साथ राजपूत, इन चित्रकला का भी प्रभाव इन कलाकारों पर दिखेगा। और इस शैली की खास बात, इन्होंने किसी राजा का संरक्षण नहीं लिया, स्वयं विकसित हुई, खुद से इन लोगों ने विकसित किया। और इसके जो संरक्षणकर्ता थे वो थे जो चित्रकारी को पसंद करने वाले लोग थे, जिनको चित्र देखना अच्छा लगता था, खरीदना भी अच्छा लगता था। तो व्यापारी एवं कला प्रेमी, उन्होंने इस कला को विकसित किया, जिनको चित्र देखना अच्छा लगता था। तो व्यापारी वर्ग में बहुत सारे लोग थे, उन्हें लगा इस चित्र को ले लेना चाहिए। और इस कला की एक और खास बात, जो चित्र बनाए जाते थे, उन चित्रों को बनाने के लिए कई बार कागज, कई बार हाथी दांत, काफी बड़े होते हैं हाथी के दांत, बाहर वाले, उसका उपयोग करता था। और इनकी जो थीम या विषय, वो राजा या प्रमुख लोग नहीं होते थे। खास बात ये लोक कला थी, जनता से जुड़ी हुई, इसलिए इसमें श्रमिक, मछली बेचते हुए एक महिला, उनके चित्र, साथ में मिठाई की दुकान, ये सारे चित्र दिखते थे जो सामान्य लोग करते थे। त्योहार, होली, दिवाली, मेला, इन सबको इन्होंने दर्शाया, इसलिए बोला जाता है ये जनता की चित्रकला थी। और इस शैली में एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन थी, कि ये जो चित्रकार थे, ये चित्रकार चिड़िया का चित्रण बड़ी बारीकी से कर रहे थे, हर एक पंख को खोल खोल के दिखा रहे थे। और ऐसा लगता है जैसे ये चित्रकार कम, पक्षी वैज्ञानिक ज्यादा। फोटोकॉपी कर दियो एकदम। इससे इनकी सूक्ष्म समझ के बारे में पता चलता है। और इस पटना चित्रकला को, क्योंकि ज्यादातर चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई, इसलिए एक और नाम इसका कंपनी कला भी पड़ा, तो इसे कंपनी कला भी कह सकते हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद इस कला का विकास हुआ। और इसने कुछ फेमस चित्रकार की अगर बात करें तो महादेव लाल, ये काफी ज्यादा फेमस हुए उस टाइम। और इनका बना हुआ एक चित्र रागनी गांधारी, रागनी गांधारी, ये काफी ज्यादा फेमस हुआ। यमुना प्रसाद एक और फेमस कलाकार, जिन्होंने बेगमों की शराबखोरी उसको बनाया, बेगमों की शराबखोरी।
तो काफी फेमस हुआ उस टाइम। इस चित्र को यमुना प्रसाद ने बनाया। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से भारत में चित्रकला का और विकास हुआ। फिर कुछ चित्रकला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही, उनका भी उभार हुआ। जैसे मधुबनी, बिहार वाले क्षेत्र में एक चित्रकला का स्वरूप मधुबनी काफी ज्यादा फेमस है, जिसे विश्व विरासत के रूप में भी घोषित किया गया है। और आप देखेंगे ट्रेनों के ऊपर या रेलवे प्लेटफॉर्म, इन सब पर मधुबनी के चित्र काफी ज्यादा मिलेंगे। और ये हमारी लोक कला का हिस्सा है। तो मधुबनी कला जो बिहार के मधुबनी जो क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा फेमस है। और ये कला अब भारतीय परंपरा का भी एक अभिन्न हिस्सा है। तो मधुबनी कला और इस कला के संरक्षणकर्ताओं में ज्यादातर महिलाएं। इसमें जो चित्र हैं कई तरीके के बनते हैं। एक तो है भित्ति चित्र, मतलब दीवार पर चित्र। दूसरा है आर्यन, इसमें भूमि पर चित्र, और जिसका एक रूप काफी ज्यादा फेमस है रंगोली। ये भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। तीज त्योहार पे काफी ज्यादा रंगोली बनती है। अगला है पटचित्र, वस्त्रों पर जो बनने वाले, वस्त्र पर जो बनते हैं, ये तीन स्वरूप में मधुबनी कला हमें दिखती है। और इसमें बिहार की संस्कृति के पूरे दर्शन आपको होते हैं। बिहार की संस्कृति, लोक कला, वहां का समाज, अगर आपको जानना है तो मधुबनी पेंटिंग देख लीजिए। और इसका क्षेत्र बिहार के अंदर ही काफी ज्यादा फेमस है। एक तो मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है ही उस क्षेत्र में, साथ में मिथिलांचल, मिथिलांचल के अंदर ही ये वाला क्षेत्र आता है। मिथिलांचल, मिथिला से सीता माँ भी थी, और राम जी अपना स्वयंवर करने के लिए सीता जी के वहां मिथिलांचल गए थे। इसी के पास दरभंगा, ये क्षेत्र, साथ में सहरसा, इन सब जिलों में इस मधुबनी चित्रकला का काफी विकास हुआ। और इसकी खास बात लोक जीवन की कथा है, जनता के काफी ज्यादा करीब है। इसलिए ये कथा, चित्रकला काफी ज्यादा फेमस हुई और इसे अंतरराष्ट्रीय रूप में भी काफी ज्यादा सम्मान मिला है। अब इसके अलग अलग रूप, जो पहला भित्ति चित्र दीवार पे बनाया जाता है, तो इस भित्ति चित्र में धार्मिक चित्र जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, इसके चित्र आपको बने हुए दिखेंगे। लक्ष्मी, विष्णु, ये सारे चित्र आपको दिख जाएंगे। और घर के जो अंदर के कमरे हैं वहां सूर्य, चंद्रमा, ऐसे महिलाएं बनाती हैं। और इनको माना जाता है कि सूर्य चंद्रमा है तो दीर्घायु होगी।
ये कई बार विवाहों के मौके पर, कई बार त्योहार के मौके पर बनाए जाते थे। दूसरी तरफ आर्यन या भूमि चित्र रंगोली, इसमें पशु पक्षी का चित्र जैसे मोर, यह हमारी संस्कृति में फेमस पेड़ पौधे, तुलसी, या इसके अलावा कई बार देवी देवता, इनका चित्र भी आपको बनता हुआ दिखेगा। और ये सारी चीजें घर में जो सामान चीजें होती थी, पिसे हुए चावल, आटा, इनको यूज करके बनाए जाते थे। और ये आंगन में बाहर जो चौक होता है उसमें खासकर बनते थे। अभी भी होली दिवाली पर आपको ये सारे चित्र दिखते हैं, और अब तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो हर लोग बनाते हैं। और अगला पटचित्र, इसमें बांसुरी वादक कृष्ण ऐसे आपको मिल जाएंगे, या ओम 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 लिखा होगा, ऐसे आपको दिखेंगे। ऐसे चित्र पट कला में मिलते हैं। तो मधुबनी कला काफी ज्यादा फेमस है। बिहार के ही समाज से एक और कहानी निकलती है, जिसे हम बेहुला और विषहरी की कहानी के नाम से जानते हैं। बेहुला और विषहरी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन समाज नहीं चाहता था कि वो प्रेम करे, समाज में उस टाइम उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो वहीं से एक कला, चित्रकला का एक रूप विकसित हुआ, और उसी को हम बिहार में मंजूषा कला के नाम से जानते हैं। मंजूषा का मतलब होता है संदूक। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी पापा को संदूक मिली होगी, एक सिल्वर जैसी, जिसमें सामान रखा जाता है। आज के टाइम थोड़ा कम जरूरत पड़ता है, बेड के नीचे रख लेते हैं, अलमारी में रख लेते हैं, पहले जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे ही मंजूषा कला, जो बिहार के एक जिला भागलपुर, वहां की कहानी को बयां करती है। और इनकी लोक कथा में प्रचलित एक प्रेम कहानी, उसी का वर्णन है बेहुल और विषहरी। बेहुला और विषहरी, इन दोनों की कहानी को प्रस्तुत करती है। और इसकी खास बात, नाग का चित्र, सांपों के साथ इनको दिखाया जाता था। माना जाता था ये फिर सांप बन गए, दोनों एक जोड़ में रहने लगे। और इसके यहाँ की एक और खास बात, स्त्री एवं पुरुष का सारा चित्र नहीं दिखाया जाता था, केवल उनका बायां भाग, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो दिखाते थे। कभी भी पूरा चित्र नहीं बनता था। लेफ्ट वाला हिस्सा महिला का, लेफ्ट वाला हिस्सा ही पुरुष का। ये भी इस कला में काफी ज्यादा फेमस था, जो आकर्षित भी करता था अपनी ओर, और उस लोक कला के चिन्ह को ही या आपसी एकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। उसके बाद
हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले एक राज्य जिस पर कब्जा किया वो था बंगाल। और बंगाल में उन्होंने सबसे पहले नियंत्रण किया। और बंगाल में एक शहर कलकत्ता जिसे अपनी राजधानी बनाया। तो इस कलकत्ता में ही चित्रकला का भी विकास हुआ, क्योंकि बंगाल एक केंद्र बना तो वहां पर धीरे धीरे विकास हुआ इन चित्रकारों का। जैसे राजधानी के आसपास हमारी लोक कलाएं दिखती हैं, ऐसे ही यहां पे भी हुआ। और बंगाल कला का निर्माण हुआ, एक हब बन गया। और इसकी स्थापना हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी शासन के समय हुई। जितने भी चित्रकार थे साथ में आए। और चित्रकला का एक स्कूल भी यहां बना, जहां पर शिक्षा दी जाती थी चित्रकला की, जिसे बोला गया बंगाल स्कूल। और इसे जिसने बनाया ईवी हैवल हैवल इन्होंने इसे बनाया। ईवी हैवल ने बंगाल चित्रकला का विकास व्यवस्थित रूप से करना स्टार्ट की दी। फिर धीरे धीरे ईवी हैवल के प्रयास से कुछ कलाकार, जिसमें अविंद्रनाथ टैगोर जो लग रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की परिवार से होंगे, ये काफी ज्यादा फेमस हुए। और इनके द्वारा बनाया गया भारत माता का चित्र, भारत माता चित्र आपने सुना होगा, इन्होंने ही बनाया, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में काफी ज्यादा महत्व का रहा। और इन्होंने भारत की स्वदेशी कला को चुना, यूरोपीय कला को नहीं। इसके लिए अजंता, जहां पे बौद्ध धर्म और मुगल इस कला को मिला के अपना एक नई शैली विकसित की। और इस शैली को बंगाल शैली या ठाकुर के नाम से जाना जाता है। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बेशक शिक्षा ब्रिटिश के स्कूल में ली, लेकिन फिर भी उनका जो दिल था वो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसी दिल के साथ उन्होंने काम किया। और फिर इनके एक शिष्य जो काफी फेमस हुए, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, इनका लग रहा है सुभाष चंद्र बोस से कुछ पारिवारिक रिश्ता होगा। नंदलाल बोस एक राष्ट्रीयवादी चित्रकार हुए और इन्होंने भारत की आजादी में चित्रकला के माध्यम से एक बड़ा योगदान दिया। और इन्होंने, जब ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन किया 1905, बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया, बंगाल का डिवीजन कर दिया दो क्षेत्र में, एक पश्चिमी बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक, इधर हिंदू। मतलब धर्म के आधार पर विभाजन करने के लिए राष्ट्रवाद में, राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल का विभाजन किया गया।
लेकिन नंदलाल बोस इस परिस्थिति को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से जब बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 1905 में ही, उस टाइम अपनी चित्रकला को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। भारत माँ के चित्र के साथ साथ वंदे मातरम, ये सारे चित्र भी इन्होंने दर्शाने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद बंगाल में ही जेमिनी रॉय एक फेमस चित्रकार हुए। जेमिनी रॉय ये ऑयल प्लिस्टर या तेल चित्रकार थे, मतलब ऑयल कलर का काफी ज्यादा यूज करते थे। और सबसे लास्ट अमृता शेरगिल, ये भी बंगाल चित्रकला के हिस्सा थे। अमृता शेरगिल ने पंजाबी महिलाओं के चित्र बनाने स्टार्ट किए। जो बंगाली विश्वविद्यालय के परिवेश में ही इंक्लूड कर दिए गए। तो ऐसे हमने क्षेत्रीय चित्रकला के बारे में देखा। तो अब हमारा चित्रकला वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक आएगा नृत्य कला। भारत में नृत्य कला का विकास कैसे हुआ, तांडव नृत्य, लास नृत्य, शिवजी का नटराज शिव और कुछ परंपराएं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।